उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बिगड़ते पर्यावरण पर मसूरी में नगरपालिका और द्वारा संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में विफलता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में मुख्य सचिव राज्य पर्यावरण विभाग, मसूरी नगर पालिका परिषद, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, उत्तराखंड जल संस्थान समेत जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि गाजियाबाद निवासी आकाश वशिष्ठ ने कोर्ट को अवगत कराया है कि मसूरी में 60% से अधिक होटल रिजॉर्ट पीबीसी से जल अधिनियम की धारा 25 के तहत अनिवार्य सहमति के बिना संचालित हो रहे थे, जबकि देहरादून में 90% से अधिक के पास कोई सहमति नहीं थी। मसूरी में नगर पालिका द्वारा एक भी पौधा नहीं लगाया गया है और ना ही कोई पार्क बनाया गया है। इसके अलावा भी कई पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को लेकर याचिका दी गई है। कमर्शलाइजेशन हो रहा है और जो पर्यावरण को टोटली ताक में रखा हुआ है, उसको लेके हम लोगों ने ये जनहित याचिका फाइल करी थी। तो इसमें जो होटल्स हैं जो वाटर एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं, कई होटल्स के पास केवल 294 होटल्स के पास इसका लॉजिंग का लाइसेंस है। उसके अलावा किसी के पास प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, किसी का जो एफ्लुएंट है वो सारा उसमें ज़मीन में जा रहा है। इसके अलावा इनके पास कोई वाटर हार्वेस्टिंग का मैकेनिज्म नहीं है। इसके अलावा जो वहाँ की लोकल बॉडी है नगर पालिका मसूरी, वो अपना जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है, उसका पालन नहीं कर रही है। ना कोई एफॉरेस्टेशन किया गया उसके द्वारा, ना कोई ब्यूटिफिकेशन किया गया उसके द्वारा। इसके अलावा जो टूरिस्ट आते हैं उनके बीच में एक अवेयरनेस करना कि उनको प्लास्टिक नहीं कैरी करना है या नॉन रिसाइक्लेबल मटेरियल नहीं यूज़ करना है, इसको लेके रूल्स का कोई अवेयरनेस नहीं करा गया। इन सब मुद्दों को लेके हमने ये जनहित याचिका कोर्ट में दायर की थी। इसमें आज कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कहा है कि वो एक हफ्ते में अपना कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करे कि ऐसे कितने होटल्स हैं जिनके पास सेक्शन 24 का कंसेंट टू ऑपरेट है और कितने होटल्स हैं जो बिना कंसेंट टू ऑपरेट के फंक्शन कर रहे हैं। ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता हेमंत रावत। हेमंत, क्या है ये पूरा मामला? सूर्य के आसपास के क्षेत्रों में निर्माण किया जा रहा है, प्रॉपर प्लानिंग के तहत नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट सख्त हुआ है और मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट ने मुख्य सचिव पर्यावरण विभाग, मसूरी नगर पालिका सहित अन्य विभाग हैं उनको यहाँ पर नोटिस जारी करा है और 3 सप्ताह में इस मामले की सुनवाई होगी। क्योंकि जो गाजियाबाद निवासी यहाँ पर आकाश वशिष्ठ, उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो मसूरी में है 60 से अधिक यहाँ पर होटल है, रिजॉर्ट बने हुए हैं, लेकिन वो बिना मास्टर प्लान के बने हुए हैं। जिस तरह से उनका सीवेज का पानी हो गया या प्रॉपर प्लांटेशन यहाँ पर होनी चाहिए मसूरी नगर पालिका क्षेत्र में। उन्होंने साफ साफ ये भी कहा है जो मसूरी क्षेत्र है वहां पर ना पार्क है, ना वहां पर पार्किंग की अच्छे से सुविधा है, पर्यटक वहां पर आते हैं, अवेयरनेस प्रोग्रामिंग, ये सब चीजों को लेकर यहाँ पर याचिका डाली गई थी। फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट जो है मसूरी में अवैध निर्माण, अवैध पार्किंग, जिस तरह से अवैध यहाँ पर प्लानिंग सही से नहीं करेगी, इसको लेकर सकते हैं और 3 सप्ताह में इस पर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत। ऋषिकेश में भगवान बद्री विशाल को चढ़ाए जाने वाला तिलों के तेल को महारानी माला राज्य लक्ष्मी की मौजूदगी में दर्जनों महिलाएं इसमें शामिल हुई हैं। गाड़ू घड़ा की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर इसे ऋषिकेश के लिए रवाना किया गया है, जो मंगलवार देर शाम ऋषिकेश स्थित चैला चेतराम धर्मशाला पहुंची है। गाड़ू घड़े को 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने के मौके पर गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। इस मौके पर डिम्पर धार्मिक पंचायत के सदस्यों ने भोग बनाकर प्रतीकात्मक रूप से भगवान बद्री विशाल को भोग चढ़ाया। राज पुरोहित कृष्ण प्रसाद उनियाल ने राजमहल में स्थित मां राज राजेश्वरी और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में पूजा अर्चना कर महाराज मनुजेंद्र शाह, महारानी और टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के हाथों तिल का तेल निकालने की चली आ रही परंपरा को संपन्न किया है। इस मौके का जायजा लिया ऋषिकेश से स्थित हमारे संवाददाता
जितेंद्र चमोली ने। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से होने जा रही है। 27 अप्रैल को भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। कपाट खुलने से पहले राजमहल में तिलों का तेल निकाला जाता है, जिसमें भगवान बद्रीनाथ का अभिषेक किया जाता है। नरेंद्र नगर में स्थित राजमहल में ये सौहाग्नियां महिलाएं जो होती हैं वो इस तेल को पिरोने का काम करती हैं, और जिसके बाद तेल को पिरो कर डिमरी पंचायत के लोगों को दिया जाता है। जिसके बाद डिमरी पंचायत के लोग विभिन्न पड़ावों से होते हुए 27 अप्रैल को तेल को लेकर भगवान बद्री विशाल के दरबार में पहुंचेंगे, जहां भगवान बद्री विशाल के तेलों का तेल से अभिषेक किया जाएगा। साथ समय के लिए ऋषिकेश से जितेंद्र चमोली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samalive.com। सहारा बनाओ। खबरों के साथ उत्तराखंड में जंगलों में अवैध मजारों को लेकर सरकार के फैसले के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है, जहां बीजेपी का इस मामले में कहना है कि यह अवैध अतिक्रमण है और इसे हटाना जरूरी है, और इस मामले में मुख्यमंत्री धामी ने साहसिक निर्णय लिया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी एक वर्ग विशेष के पूजा गृहों को अतिक्रमण बता रही है। चुनाव से पहले बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अगर अवैध अतिक्रमण कहीं हुआ है तो सरकार इस मामले पर अपना रुख साफ करे। इस मामले में मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सरकार के संज्ञान में सभी विषय हैं, और जहां जहां भी अतिक्रमण की शिकायत मिलती है उसे हटाया जा रहा है, और सरकार कांग्रेस को देखकर काम नहीं करती है बल्कि राज्य के हित में काम करती है। देखिए, एक बात तो मैं बताऊं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं, और कांग्रेस बेवजह की जो टिप्पणियां हैं, इस प्रकार की चीजें हैं, उनको अनावश्यक रूप से करते हैं। लेकिन हम जो भी काम करते हैं वो कांग्रेस को देखकर या किसी अन्य पार्टी को देखकर नहीं करते। हम तो राज्य के हित में, जो यहाँ की धर्म की, संस्कृति की, अध्यात्म की, योग की, जिससे रक्षा हो, उत्तराखंड राज्य की रक्षा हो, वो काम हमने कहा है कि हम करेंगे। कि जहाँ अतिक्रमण है, अतिक्रमण, कब्जा, इस प्रकार का एक अनावश्यक रूप से किया गया काम, मैं समझता हूँ कोई भी इसको वैध नहीं मानेगा। इसलिए विधिक रूप से हमने तय किया है कि सबको नोटिस देने के बाद उनसे कहेंगे कि स्वतः ही वो हटा लें। हमारा प्रशासन उनसे बात करेगा, और नहीं हटाएंगे तो क्योंकि विधिक कार्रवाई जो होगी, इनको हटाना है, जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। समाज का बहुत बड़ा वर्ग जुड़ता है, जिसका विरोध वैधानिक रूप से सब लोग करते हैं। आखिर किसी भूमि पर अवैध कब्जा, ये सबको बुरा लगता है, और उसके बाद में कानून के मामले जाते हैं। हल्द्वानी का इतना बड़ा जो प्रकरण है रेलवे भूमि का, वो हम सबके सामने। वैसे भी उत्तराखंड राज्य में भूमि बहुत कम है, और लैंड जिहाद के नाम पर इस प्रकार के कब्जे होंगे तो उसका विरोध सबको करना चाहिए। अच्छा होता कांग्रेस को विरोध में इस विषय को बोलते, क्योंकि पिछले दिनों भी जब खुद ही वो कहते कि हमारे कुछ बयानों से हमको नुकसान हुआ है। आखिरकार जो समाज का वर्ग जो चाहता है उस विषय को बोलने में हिचकिचाहट किस बात की है। आखिरकार अवैध कब्जे और जमीन के न गिरने काम, उसमें धार्मिक स्थल का निर्माण करना, ये किसी भी स्थिति में अनुकूल नहीं है। और ये कोई एक विषय को लेकर नहीं, क्योंकि मजारों की संख्या ज़्यादा बनी है अवैध स्थानों पर, इसलिए चर्चा का विषय बना है। लेकिन कोई भी धर्मस्थल हो जो इस प्रकार से सरकारी भूमि पर है, फला है, कहीं से कोई आपत्ति आती है, कार्रवाई सरकार करे। तो करण मेहरा ने जो कहा कि मंदिर को भी जो है चिन्हित करने चाहिए, तो आप मानते हैं कि मैं करण मेहरा से आग्रह करूंगा कि वो सूची देना। ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर हमारी संवाददाता राजधानी देहरादून से ज्योत्सना। कांग्रेस का ये आरोप कितना लाजमी है कि अतिक्रमण को केवल एक धर्म विशेष के साथ जोड़ा जा रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है? ज्योत्सना, का मेरी आवाज आपको मिल रही है? अनुज, आप अपना सवाल दोहराएंगे? ज्योत्सना, कांग्रेस का यह आरोप कितना लाजमी है कि अतिक्रमण को सिर्फ एक धर्म विशेष के साथ जोड़कर चुनाव से पहले तुष्टीकरण की राजनीति सरकार कर रही है? देखिए, आप जानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहते हैं, और उत्तराखंड की राजनीति इन दोनों दलों के बीच में होती है। रही बात चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान ध्रुवीकरण की बात, तो वो एक नया फंडा नहीं है, वो बहुत पुराना है। और इस समय भी भले ही सरकार कह रही है कि इसमें अतिक्रमण को चिन्हित किया है, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि पहले वो नोटिस भेज रहे हैं, और जिन लोगों का अतिक्रमण है वो खुद से हटा लें, अगर वो नहीं हटाएंगे तो कार्रवाई होगी। तो एक सरकार का पक्ष अपनी जगह है,
और विपक्ष यानी कांग्रेस को लगता है कि 2024 से पहले राज्य में कुछ इस तरीके का माहौल बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या फिर जो अब अवैध अतिक्रमण को लेकर के जिस तरीके की लिस्ट जारी हुई है उसमें जो मैक्सिमम अतिक्रमण है वो एक धर्म विशेष के हैं, तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पोलराइजेशन की एक कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन अभी तक जो चिन्हित मामले आए हैं वो बिल्कुल ये बात सही है कि धर्म विशेष के ज्यादा मामले हैं, अन्य धर्मों के बहुत नाम मात्र के मामले हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आरोप के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ठीक है, हमने तो लिस्ट जारी कर दी, आपको अगर लगता है कि मंदिर भी अतिक्रमण करके बनाए गए हैं तो आप उनकी भी लिस्ट हमें दे दें। तो इस तरीके का दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन अतिक्रमण होता है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी जवाबदेही से उसमें बच नहीं सकते हैं। दोनों को सत्ता में रहने का बराबर का मौका मिला है कि पार्क एरिया में जो रिजर्व फॉरेस्ट है, जो सेंचुरीज हैं, उसमें कैसे कोई भी धार्मिक स्थल बन गया, किसने अनुमति दी और जब बना तो किसी ने क्यों नहीं देखा, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल है। अनुज जी 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 जी, निश्चित तौर पर जिस वक्त ये बनाए गए थे उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया है और अब इनको अतिक्रमण की श्रेणी में ला खड़ा किया, अब इन पर बुलडोजर चलवाने की कार्रवाई हो रही है। बहरहाल ज्योत्सना आप बनी रही है हमारे साथ, आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पशु सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने हेल्प कत्रियों को हेल्प किट वितरित की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि उत्तराखंड को हर क्षेत्र में मॉडल स्टेट बनाया जा सकता है और केंद्र सरकार की विभिन्न क्षेत्रों की योजनाओं का उत्तराखंड में 100% लागू होने की काफी संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री धामी ने विश्वास जाहिर किया है कि उत्तराखंड देश के लिए एक मॉडल स्टेट के रूप में बनेगा। कार्यक्रम को उत्तराखंड के डेयरी और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के किसानों पशुपालकों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह एक बड़ा कदम है। ई सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हुआ है हमारे राज्य में और भारतवर्ष के तीसरे राज्य के रूप में ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पशुपालकों और जो हमारे ई सखी के रूप में जो काम करने वाले हैं वो सरकार के और पशुपालकों के बीच में समन्वय का काम करेंगे, संयोजन का काम करेंगे और जो बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारे उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजों को दूर करना है उन सभी को दूर करने का काम, उन सभी के उपचार का काम, उनके स्वास्थ्य के परीक्षण का काम और जानकारियां देने का काम उनके माध्यम से होगा। निश्चित रूप से इस योजना के धरातल पर पड़ने से अनेक जो असुविधा रहती थी, परेशानियां रहती थी, उलझने रहती थी, उन सभी को सामान्य करने के लिए आसान ये सब उनका माध्यम बनेंगी और इससे जहाँ पर हमारे हर क्षेत्र में पशुपालकों को उत्पादन के क्षेत्र में भी अन्य क्षेत्रों में भी लाभ हो। बेंगलोर में G20 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में शिरकत करने के लिए बेंगलोर के दौरे पर हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्षा ने एकता और सबको मिलकर देश हित में काम करने का संदेश दिया। देहरादून नगर निगम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। देहरादून की मलिन बस्तियों के मालिकाना हक नए वार्ड के यूजर्स चार्ज और देहरादून शहर में खुदी सड़कों के विरोध में नगर निगम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या देखकर पुलिस ने नगर निगम का गेट बंद कर दिया, लेकिन आक्रोशित कार्यकर्ता निगम का गेट तोड़कर अंदर चले गए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को संभाला है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना सहित कई नेता मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं अपने सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहूंगा कि सब लोग जितने पार्षद हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष पार्षद डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी और अन्य पार्षद, सब लोग हमारे आज कार्यक्रम में जिन्होंने शिरकत किया है। और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का एक हमें आज़ादी मिली है, लेकिन मैंने देखा है अब
मलिन बस्तियों के मालिकाना हक के लिए और अन्य मुद्दे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा पूर्व घोषित कार्यक्रम था। इसमें हमने एक तो मलिन बस्तियों के मालिकाना हक की बात कही है और साथ ही साथ 2018 में जो नगर निगम के 40 नए वार्ड जुड़े हैं, उस जोड़ते समय उन्होंने एक वादा किया था कि किसी तरह का भी कमर्शियल टैक्स या डोमेस्टिक टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन बीजेपी सरकार और शासन ने वादा खिलाफी करते यू टर्न लेके कमर्शियल टैक्स लगाने का काम किया है और इन सभी मुद्दों को लेके हम लोगों का आज प्रदर्शन था और ज्ञापन था, लेकिन इन लोगों ने नगर निगम का गेट बंद कर दिया। हमें क्या बात कहने का मौका नहीं दे रहे हैं। भाई लोकतंत्र में हमें अपनी बात कहने का हक है। हम ज्ञापन देने आ रहे हैं, शहर के लोगों की पीड़ा कहने आ रहे हैं। 5 साल से पूरे देहरादून को आपने नर्क बना के रखा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है। देहरादून की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। वाटर लॉगिंग राजपुर से लेकर के और जहां तक पूरे नीचे नगर निगम की सीमा है, पूरे शहर के अंदर वाटर लॉगिंग है। नालियां चौक पड़ी हैं। पूरे शहर के अंदर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी उठाने का इंतजाम नहीं है। शहरों के अंदर जो डक्ट बना रहे हैं वो डक्ट इतना घटिया उसमें माल इस्तेमाल हो रहा है कि कल बरसात के समय सारी सिल्टिंग हो जाएगी, पूरा शहर चौक हो जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में जो मलिन बस्तियां आती हैं उनसे वादा किया गया था कि मालिकाना हक देंगे। मालिकाना हक देना तो दूर, मलिन बस्तियों को एलिवेटेड रोड के नाम पर उजाड़ने की साजिश हो रही है। हरिद्वार में पत्नी की हत्या कर फरार होने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले सप्ताह श्यामपुर थाना क्षेत्र के गाजीवाला निवासी एक महिला की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि महिला की हत्या के बाद से उसका पति फरार है। तब से पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को बदायूं से गिरफ्तार करने में सफलता पुलिस को प्राप्त हुई है। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ में उसने बताया है कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था, जिसको लेकर दोनों पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता रहता था। आपको बता दें कि आरोपी पति जगतपाल श्यामपुर क्षेत्र स्थित एक होटल में कर्मी था। प्रथम दृष्टया मामला उसके पति की तरफ जा रहा था, लेकिन जो भी आस पड़ोस के लोग थे उनके बारे में एड्रेस के संबंध में कहीं कोई जानकारी नहीं मिल रही थी और अभियुक्त के बारे में कुछ सुराग नहीं मिल पा रहे थे। इस पर टीमें हमारी लगी थी, जिसको बदायूं से कल जगतपाल को गिरफ्तार किया गया और उस पूछताछ से पता चला कि इसका अपनी पत्नी के साथ जो है शक के आधार पर उसको शक करता था और कहीं ना कहीं गृह क्लेश था और अक्सर इनमें झगड़ा होता था। तो आवेश में आकर इसने उसके गला दबाया और साथ ही साथ शार्प वेपन से उसके गालों को काट दिया था, जो एक काफ़ी गंभीर प्रकरण था। इस मौके पर हमारे अधिकारीगण जाकर निरीक्षण भी किया गया और उसमें जितने भी साइंटिफिक एविडेंस थे हमारे, उसको भी कलेक्ट किया गया जिससे कि अभियुक्त को सजा मिल सके। तो इसको गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेश किया गया।